हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की 13 वर्कशीट साइंस की कर रहे हैं। ये वर्कशीट है परमाणु और अणु के बारे में। हमें पता है परमाणु सबसे छोटा और अणु कैसे बना था। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। याद है हमें कोई उदाहरण? नहीं याद? कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। परमाणु जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो अगर मैं खाली H लिख देती हूँ, कैपिटल H, तो वो आपका होता है परमाणु। कैपिटल H लिख दिया परमाणु। लेकिन अगर मैं H2 लिख रही हूँ तो ये अणु। क्लियर? परमाणु इसका मतलब सबसे छोटा होता होगा। हाँ, अब एक लड़का है जो अपनी दीदी से बात कर रहा है बेटा। वो क्या कह रहा है वो सुनो। जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा नगण्य है, जो दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा है कि हम उसे देख ही नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है? जब वो दिखता ही नहीं है तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? देखो, वायरस भी तो दिखता नहीं है, लेकिन हमने सबने उसके बारे में सोचा ना, उससे कितनी बीमारी हो सकती है। कोविड वायरस है। चलिए, ज्ञान, अब ये लड़के का नाम क्या है? ज्ञान है। ज्ञान हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ, वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित हुई है, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं, है ना। लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। एक रसायनज्ञ थे, मतलब रसायन में उन्होंने उपाधि प्राप्त की थी, जिनका नाम था डाल्टन। अंडरलाइन कर लो, डाल्टन। आप आगे तक पढ़ते रहोगे, 10th क्लास में भी डाल्टन के बारे में पढ़ोगे बेटा। तो डाल्टन था, उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत वो होते हैं जिसे पूरी दुनिया मान ले। ठीक, ऐसे ही उन्होंने कई चीज़ों से करने के बाद, कई चीज़ों में देखने के बाद, कितने साल लगाने के बाद एक सिद्धांत दिया कि ऐसा होता है। और इस सिद्धांत को, ये सिद्धांत जो उन्होंने दिया, ये किस पर आधारित था? जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन मतलब रसायनों का मिलना किस हिसाब से मिलता है? कोई हिसाब होता है क्या इनके मिलने का? होता होगा ज़रूर। परमाणु को अगर हम खाली H से लिख रहे हैं, जबकि जल को हम H2O से लिख रहे हैं, हम इसको H3O से क्यों नहीं लिख देते या H4O से? नहीं होता ना ऐसा। जल को हम हमेशा H2O से ही लिखते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन गैस की बात करनी होती है तो हम H2 बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर हमें बात करनी होती है किसकी? ओजोन गैस की, तो हम उसको क्या लिखते हैं? हम उसको H3 लिखते हैं। इसका मतलब जो परमाणु आपस में मिलते हैं उनके लिए कोई ना कोई नियम होता होगा। यही नियम होता है संयोजन का नियम। ठीक, और ये किसने कहा? ये डाल्टन ने कहा। क्या उसने जो अपना सिद्धांत निकाला वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित था। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों मतलब परमाणुओं से बने होते हैं। ये किसने बोला था? ये बोला डाल्टन ने। बस, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये आ गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, जो हर साल आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ज़रूर से ज़रूर आता है बेटा, इसको तो आपको रटना ही है। 3 मार्क्स मतलब 3 पॉइंट्स तो याद करने हैं। आपके पास कितने सारे पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई 3 पॉइंट्स हमें याद करने हैं ज़रूर। तो पहला पॉइंट देखेंगे अब जरा। सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हमें पता है, ये हमने बनाया था पहले चैप्टर में। क्या कहा था हमने? हमने कहा था कि अगर ये ठोस है तो इसके कण पास पास हैं, छोटे छोटे कण हैं जो बिल्कुल पास हैं, इसमें जगह ही नहीं है। फिर हमने बात की द्रव की, द्रव के कण थोड़े दूर हैं। और फिर बात की हमने गैस की, तो गैस के कण तो और भी दूर है। यही बात की थी। मतलब ठोस, द्रव, गैस भी इसी कारण से ये अलग अलग है कि इनके कणों के अंदर दूरी है, तभी ये अलग अलग है। हो सकता है ना ऐसा? पहले के कण बिल्कुल पास हैं, दूसरे के कण थोड़ी सी दूर हैं और तीसरे के कण बहुत दूर हैं।
ठीक। तो डाल्टन ने ये कहा था कि सभी पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु का नाम भी इन्होंने ही दिया था क्या? परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेंगे। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ये कभी खत्म भी नहीं होते और कभी बनते भी नहीं है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो। इसके लिए कोई भी अभिक्रिया हमें इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे बेटा? उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? हम उसको एक फ्लास्क में लेंगे। फ्लास्क भी ऐसा हो, कॉनिकल फ्लास्क हो, और जिसका कि कोर्क से बंद कर दे। ऐसा क्यों करें? कि जिससे कि कुछ भी गैस बाहर ना निकले। तो इसके अंदर हमें एक चीज नीचे, एक द्रव नीचे ले लेते हैं, कोई विलयन, और जिससे उसकी रिएक्शन करानी है उसको छोटी टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको अलग धागे से पकड़ के रख लेते हैं। अब इसका कर लिया हमने वेट। वेइंग मशीन होती है बेटा, आपकी लैब में भी होगी वेइंग मशीन। उस वेइंग मशीन पर इसका वेट चेक कर लेते हैं कितने ग्राम्स है। उसके बाद जब हम इस टेस्ट ट्यूब को नीचे डाल दें, हिला दें, सारी चीज़ नीचे गिर जाएगी इसके विलयन में। तो फिर इसका दोबारा से वेट चेक करेंगे तो बिल्कुल सेम उतना ही वेट रहेगा। इससे ये पता लगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना तो परमाणुओं का विनाश होता है और ना ही इनका सर्जन होता है। जितने पहले परमाणु थे उतने ही परमाणु बाद में रहेंगे। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। अगर किसी तत्व के परमाणु लिए, जैसे कि हमने लिया H, मान लो हाइड्रोजन का ले रहे हैं हम। हाइड्रोजन जो है उसका साइज, हाइड्रोजन गैस के अंदर दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, दोनों मिलकर H2 बनाते हैं। तो इसका द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणधर्म सदा ही सेम रहेगा। वैसे ही अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे। ठीक, मतलब O अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से बिल्कुल भिन्न होगा। उसका साइज, उसका भार, उसके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था H2O का। H2O मतलब जल। जल चाहे यहाँ का हो, सिंगापुर का हो, दुबई का हो, है ना, महाराष्ट्र का हो, कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, जल जो है इसी फॉर्म में होता है। ये H2 ही होता है, H3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता। ठीक, मतलब एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर बनता है। पूर्ण संख्या, यहाँ कहीं भी आपको H के नीचे हाफ तो लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा ना। ठीक, आ रही है बात समझ सबको? चलिए, अब किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी यौगिक में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या निश्चित होगी, यौगिक बनेगा ही तब। जैसे अगर मैंने लिया कॉपर, मैं कह रही हूँ कॉपर सल्फेट, तो उसमें कॉपर Cu एक परमाणु, और सल्फर का एक, और आपका ऑक्सीजन के 4, CuSO4। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगली वीडियो अपने आप आपके पास ही। बेटा उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल को, जब आप वीडियो चला रहे होंगे तो नीचे आपके पास एक बटन आएगा, सब्सक्राइब बटन, इस बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो अपने आप आपको सब्सक्राइब हो जाएगी। अब क्या होगा, सब्सक्राइब होने के बाद आप जैसे ही यूट्यूब खोलोगे तो आपको अपने आप ही वीडियोस मिल जाएगी, नहीं तो नेट चलाते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी इस क्लास का, इस चीज़ की वर्कशीट आ गई है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अब आपका क्या है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों किससे बने हैं? वेरी गुड, परमाणुओं से
परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु वह छोटी इकाई है जो यहाँ क्या आएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित है। किसके बेटा? अभी बात की थी आपने, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को न तो सर्जन होता है, मतलब बनते भी नहीं है, न ही उनका विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करें। तो मैं आपको लिखा हुआ वर्कशीट दिखाती हूँ, क्या आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको, राइट? तो ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले का आंसर देखते हैं हम। पहले का फर्स्ट उसका आ गया परमाणु, दूसरा आ गया रासायनिक, तीसरा आ गया रासायनिक संयोजन, चौथा है ना द्रव्यमान सर्जित होता है ना विनाश होता है परमाणुओं का, है ना। अगला क्वेश्चन जो था उसमें था परमाणु के हमें 3 पॉइंट्स डाल्टन के सिद्धांत के उसमें बात करनी है। तो पहला पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतः कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। जैसे मैंने आपको कॉनिकल फ्लास्क में समझाया था, एक में हमने लिया कॉपर सल्फेट और दूसरे में हमने लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल लिया सोडियम कार्बोनेट। यहाँ कॉपर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन के 4, आ रही है बात समझ? यहाँ एक सल्फर के ऑक्सीजन के 4, सबको प्लस किया बन गया 6। यहाँ इसके 2, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु। बात आई समझ? यहाँ था 6 जमा 2 8, 9 और 3 12, तो कितने परमाणु हो गए? 12। यहाँ भी देख लेते हैं, 1 1 3 2 1 4, जमा करो, 2 3 5 6 7 8, 8 और 4 12, बिल्कुल ठीक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु सर्जित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। अगला पॉइंट हम याद कर सकते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करेंगे लेकिन अनुपात इनका रहेगा कोई निश्चित, ठीक। तो कैसे निश्चित रहेगा वो देख लीजिए। आपने हाइड्रोजन लिया H2, ऑक्सीजन है O, 2 का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर 2 का मतलब है कि 2 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। आ रही है बात समझ? ठीक है, आगे। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान आपका 16 हो गया, तो क्या आ गया? 2:16, तो आ गया आंसर आपका 2:8। क्लियर? इसी अनुपात में ये जुड़ेंगे बेटा, दूसरे अनुपात में ये जुड़ते नहीं हैं। अगला तीसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो भी कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। जैसे गोल्ड Au, इसके सभी परमाणु एक जैसे होंगे, सबको Au से ही लिखा जाएगा, ठीक। और सबका आकार, द्रव्यमान सेम रहेगा, रासायनिक गुण भी सबके सेम रहेंगे। अगर सिल्वर रिएक्ट नहीं करता जल्दी से, गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करता, भाई आपने सोने की अंगूठी देखी, वो जल्दी से नहीं, पानी से भी खराब होती, बाहर रखने से भी खराब नहीं होती। तो ये आपका था परमाणु और अणु की वर्कशीट। अगली वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। ओके, बाय।